अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है इस कुर्रार्स के मुस्तकबिल का, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है। जो जंग है वो क्लाइमेट से ही है और दुनिया में आप देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है। और हम बात अगर अमेरिका की करें या हम पाकिस्तान की करें, हर जगह जो मुकाबला है सबसे बड़ा वो मौसम से ही है। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में जो कि जर्मनी में हुई, उसमें पाकिस्तान दुनिया के 7वां वल्नरेबल कंट्री था जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट था। कराची की बात करते हैं तो लास्ट 20 डेज से हम देख रहे हैं हीट वेव है जो कि मुस्तकिल चल रही है, सख्त गर्मी का आलम है। और हम जो हैं, कराची एक वक्त था कि मोस्ट डेंजरस सिटीज में आ रहा था कि जनाब 5वां नंबर है, 6वां नंबर है। इस वक्त क्लाइमेट चेंज के मामले में हम मोस्ट वल्नरेबल सिटीज में आ रहे हैं। कराची दुनिया का 5वां 6वां खतरनाक तरीन शहर है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बड़ा बैलेंस बनाया है और ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारे हाथों के पैदा करते हैं। सिर्फ चरिंद परिंद नहीं बल्कि आबी मखलूक को भी हमने मुश्किल में डाला हुआ है। ये इस जगह पे ये दुनिया क्यों पहुंची है, और कराची ख़ास तौर पे, कराची के बारे में हम दरसी किताबों में भी पढ़ते थे बचपन में कि यहाँ ना सर्दी ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है, और ऐसा ही रहा हमेशा, ना सर्दियों में सर्दी ना गर्मियों में गर्मी। लेकिन अभी गर्मियों में इतनी सख्त गर्मी, ये तब्दीली क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों इस जगह पे सूरत हाल पहुंची। इसी तरह से अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम 4 साल पीछे फ्लड की जद में रहे। लाहौर की अगर हम बात करें तो स्मोक का एक बहुत बड़ा इशू है, और जो एयर पॉल्यूशन में इस रीजन में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन सिटी लाहौर इस वक्त हो चुका है। तो ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जो सख्त सूरत हाल इस वक्त कराची की है उस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब वकार हुसैन साहब। आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, आपको वेलकम कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं आफिया सलाम साहिबा जो कि एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं। आफिया जी, आपसे हम बात करते हैं, कुछ आपके बराबर में तशरीफ रखते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट कर रही है या कुछ नहीं कर रही है तमाम इस लोगों को बचाने के लिए इस हीट वेव से? देखिए, मैं इसमें इल्ज़ाम तराशी में नहीं पढ़ना चाह रही। बहुत कुछ हो सकता था जो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसको आप एक बड़े तनाजुर में देखें। आपने इसको क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात शुरू की है, तो क्लाइमेट चेंज का तो जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस तरीके से कराची शहर फैल चुका है और जिस तरीके से बन चुका है उसका अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जाहिर है मिसमार करने से रही। हमारे यहाँ जिस तरह से जो बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल है वो हीट को इस शहर के ऊपर एक हीट को कायम रखती है। वो दर्जा हरारत जो है वो कम नहीं होने देती, क्योंकि अब्जॉर्ब करती हैं। सीमेंट है, स्टील है, आपकी दूसरी इस तरह की कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं हीट, और फिर उसको बहुत जल्दी वो डिसिपेट नहीं होती है। तो एक तो ये वजह है कि हुकूमत इसका क्या करे। इसका तो अभी कुछ ये नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूर इसके लिए लेसन है कि आइंदा कंस्ट्रक्शन मुस्तकिल एक मरहला चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चल रहा है कि दुनिया की जो टॉप सिटीज हैं उसमें उनका मैप सामने आ रहा है और कराची का मैप सामने आ रहा है कि यहाँ कितनी ग्रीनरी है और इस वक्त वाशिंगटन में क्या सूरत हाल है। या चले यूरोप और अमेरिका जब हम जाते हैं तो वो तो ग्रीन ही ग्रीन है, लेकिन आप अगर हमारे अपने रीजन में ही बात करें, मैं पिछले दिनों जकार्ता गया, इवन आप दुबई जाएं, मिस्र वहां तो रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या वहां पे हर तरफ शादाबी मिलेगी? देखिए, एक तो जिसका आपने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है जो आ रहा है वो एक ग्रिड की सूरत में है, शायद उसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बीच में कराची है, वो एक ब्राउन पैच नजर आ रहा है और बाकी तमाम जो उसके इर्द गिर्द शहर हैं वो बहुत ग्रीन नजर आ रहे हैं। तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन किया जाता है। आप अगर उन तमाम शहरों की जो शरह है वहाँ पे बारिश की जो औसत मिकदार है उसको देखिए, कहीं 60 इंच बारिश होती है साल में, उसमें जो सबसे कम, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे मैं भी होती हूँ और उसके ऊपर लोगों ने जब ये चीज़ दी तो मैंने उन तमाम शहरों के निकाली है। कराची की एवरेज एनुअल रेनफॉल, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, 7-8, इससे ज़्यादा नहीं रही एवरेज। जो बाकी उसमें शहर हैं, जकार्ता है, मनीला है, बीजिंग है, शंघाई है, मनीला है, नहीं उसमें मनीला है, उस शहर, हाँ न्यूयॉर्क है। ये तमाम शहर वो हैं जिनमें डबल डिजिट्स में हैं, और डबल डिजिट्स में उसमें कुछ शहर ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट में जाने वाले हैं। तो किसी तौर पे वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये एक एरिड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ हमें वो उस तरह की ग्रीनरी नजर नहीं आएगी जब तक हम, जैसे आप दुबई का जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा कोशिश नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल।
will have to be ये जो खास तौर पे वर्टिकल शहर जा रहा है, वर्टिकल शहर जो जा रहा है, वकार साहब आपकी तरफ हम आते हैं, वर्टिकल शहर जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी कराची में 6 लाख लोग माइग्रेट करके आते रहे, अभी तादाद जो है एनुअली 1 मिलियन तक पहुंच गई है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, अलग बात है सेंसस में नजर नहीं आ रही, वहाँ पता नहीं कहाँ चले गए वहाँ से लोग, लेकिन जो है वैसे लोग कराची की आबादी बढ़ रही है और बहुत ज्यादा, और वर्टिकल ग्रोथ जो है हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। अभी कुछ एक्शन नजर आए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा कि जो फ्लैट को 6th फ्लोर तक लाने की बात की गई है, या जो हम देख रहे थे कि छोटे प्लॉट्स पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी उनको 2nd फ्लोर पे लाने की बात की गई है। तो कुछ ना कुछ हुई है, सूरत हाल आगे बढ़ी है, लेकिन जो है ग्रीनरी पे काम नहीं हो रहा। हकीकत है असल में जब मास्टर प्लान सिटी का, कराची का भी मास्टर प्लान है, हर मेगा सिटी का मास्टर प्लान होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। अब एनवायरनमेंट का इशू मैं थोड़ा बेस पे चला जाऊंगा। एनवायरमेंटल डिटोरिएशन के 3 फैक्टर्स हैं, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इधर बड़ी चल रही हैं। उसको किसी प्लान के तहत उनको कंट्रोल करना होता है और उसी को फैलाना भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो आप जाहिर है जितने हमारे यहाँ इश्यूज बन रहे हैं उतने वसाइल नहीं है। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है, जैसे खुद आपने बताया, बिल्डिंग्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 6 स्टोरी से मजीद ना बने, और अब जो बन चुकी हैं बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जो एनक्रोच्ड एरिया हैं, जो इलीगल है कंस्ट्रक्शन, वैसे नालों में भी बनी हुई हो, तो वो अब उसको तो हम जल्दी तोड़ के तो नहीं रहे, मगर मजीद जो बिल्डिंग बने उनको हम ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ ले आए और उस पे प्लांटेशन का कंपलसरी करें। बिल्कुल, ऑल्दो प्लांटेशन इज नॉट मैंडेट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मगर इसके बावजूद भी हमने अगर किसी बिल्डिंग को अप्रूवल दिया है तो उस पे हम बाइंडिंग्स लगाते हैं कि आपने सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज लगाना है, न सिर्फ मतलब पौधा लगा के छोड़ नहीं देना, अप टू 5 years मैच्योर, बिल्कुल कम से कम 3 साल तक तो उसकी देखभाल करनी है, कोई वो परवान चढ़ेगा वरना आगे नहीं चढ़ सकता। फिर दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं और जो खासतौर पर वर्टिकल बिल्डिंग्स में जो रह रहे हैं, उनको मिट्टी की खुशबू, पौधा क्या होता है, वो सबसे बड़े दूर हो गए। तो पेरेंट्स भी जो है उन्हें किसी तरह से इन्वॉल्व करें, स्कूल्स इन्वॉल्व करें, उनके अंदर शौक पैदा हो, अगली जनरेशन का सवाल है ये। हकीकत है, ये सब ने कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटिव मतलब एफर्ट्स चाहिए, इसमें एजुकेशन इदारों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर हम सपोज करें, इधर तो 100 में नहीं हजारों में स्कूल्स हैं, स्कूल्स जहाँ पे स्पेस है वो हजारों में शायद ना हो, से फॉर एग्जांपल 1000 है वो गवर्नमेंट सब मिला के, तो उनमें भी बहुत सारी प्लांटेशन की गुंजाइश मौजूद है। EPA हमेशा अपने मैंडेट से हटके भी इस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और इस आप हीट वेव के हवाले से हमने प्लांटेशन को प्रमोट किया है, हमने उनके लिए फैसिलिटेट किया है। हमने लास्ट ईयर सिर्फ 20,000 हम अपनी कास्ट से हम उनको देते हैं, मगर ऐसे ही नहीं देते, पहले 200 देते हैं, फिर उनका एक प्रोफार्मा है वो भरवाते हैं, उसको इंश्योर करता है कि ये लग गए तो फिर दूसरे देते। ये हीट वेव से कैसे बचा जाए, इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और वो स्कूल और दूसरे इदारों में भी। जी बिल्कुल, और सूरत हाल कुछ यूं है कि तकरीबन 1200 हलाकतें 2015 में कराची में, अभी फिगर्स इस साल के तकरीबन 60-65 तक सामने आ रहे हैं। 2010 में अगर हम देखें तो इंडिया में हैदराबाद दक्कन में तकरीबन 3000 हलाकतें हुई थी, उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया। तो बहुत से एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और खासतौर पर एनर्जी क्राइसिस जो है, उसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा कि यहाँ की आवाम, खासतौर पर गरीब आवाम जो है वो हीट वेव को बर्दाश्त कर सके। तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे हम अपने लोगों को, और खासतौर पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों को, मजदूर तबके को, वो लोग जो सड़कों पर मौजूद होते हैं, उन्हें बचा सकते। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज और सबसे बड़े मसले का, और वो है क्लाइमेट चेंज। असल जंग ही मौसम से है, और ख़ास तौर पे हम जो देख रहे हैं कि कराची पिछले 15-20 दिन से जो सख्त गर्मी यहाँ चल रही है, तो वकार साहब फरमाएंगे जो हीट वेव का जो मामलात हैं, जो लोड शेडिंग के भी इशूज़ आए, और हमारे पास वो एहतियाती तदाबीर मौजूद नहीं है, एनर्जी क्राइसिस भी है, तो कैसे, क्या कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है सिस्टम में? असल में हीट वेव पे सेंट्रल रोल तो कमिश्नर ऑफिस का है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का पहले बताऊंगा। हम रेगुलेटरी बॉडी है, हमें हमारा काम है कि एयर एमिशंस उसको मॉनिटर करना, उसके बाद फिर उसके क्या इम्पेक्ट्स आ सकते हैं तो कंसर्न इदारों को मुतला करना। मसलन हम अब रेगुलर बेसिस पे 2 फिक्स स्टेशन हैं मॉनिटर हो रहे हैं, कोरंगी में एक DC सेंट्रल ऑफिस, कुछ मोबाइल भी हो रही होती हैं। तो हर महीने में हम रिपोर्ट, मसलन DIG ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट,
हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारी लेवल क्या है, उस हिसाब से उन लोगों ने एक्शन लेने होते हैं। मसलन मास ट्रांजिट का अगर लेकर आना है तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले आएंगे। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट से मसलन सॉलिड वेस्ट की बर्निंग हो रही है तो वो लोकल गवर्नमेंट ले आएगी इसे। अब हीट वेव पे जनरली 1-2 मीटिंग्स में हम जब बुलाए जाते हैं कमिश्नर ऑफिस में, तो वो हर स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं और हर एक को कहते हैं कि अपने अपने स्टेप्स लें, जिसमें मेन रोल है हेल्थ डिपार्टमेंट का और नो डाउट अपना मेट डिपार्टमेंट का भी है। ऐसे जो ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वाले उनका भी है, ऐसे रेलेवेंट जितने भी इदारे हैं उनका, हम लोग उसमें अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं। हमने मसलन काफ़ी जितनी भी मीटिंग्स हुई है प्लांटेशन पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि वो अब बढ़ाएं। अब तो अर्बन फॉरेस्ट्री वाला भी आ चुका है कॉन्सेप्ट, बट यू कैन फाइंड सम पर्सन इन कराची जो कि अर्बन फॉरेस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, तो आफिया जी आप कुछ खुशखबरी दें। रमज़ान का महीना है, गर्मी में रोज़े रख रहे हैं लोग, और फिर उसके बाद बुरा भला गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, जब भी देखो इतनी खतरनाक हीट वेव आई हुई है। अच्छा, एक तो मुझे लफ्ज़ हीट वेव का जो इतना कैजुअल इस्तेमाल है, उसके लिए मैं थोड़ी सी एक नोट ऑफ कॉशन देना चाहूँगी। गर्मियों में गर्मी तो होती है, और जो हम इस वक्त दर्जा हरारत देख रहे हैं वो भी कोई गैर मामूली उस तरह से नहीं। 40s में पाकिस्तान कराची में टेम्परेचर गया है, सिंध के दूसरे इलाकों में 50 को भी टेम्परेचर ने टच किया है, लेकिन वहाँ पे आपको इस तरह की अमवात की खबर नहीं मिली है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेफिनेशन को पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट फॉलो करता है हीट वेव के बारे में। हीट वेव एक स्पेसिफिक लफ्ज है। गर्मी होना और हीट वेव आना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और जब हम ये लफ्ज कैजुअली इस्तेमाल करते हैं कि हीट वेव आ गई, हीट वेव आ गई, तो वो एक शेर आया वाला सिनारियो होता है कि लोग सुनते हैं जी हीट वेव आ रही है, लेकिन कोई खास तब्दीली नहीं आती उनके मामूलात में, कोई उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो जब हीट वेव आती है उसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो बराए मेहरबानी इसकी एक डेफिनेशन ये है, ये जरूर जहन में रखी जाए जो भी मीडिया में या दूसरे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कि जब आपका जो रोजाना का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 मुस्तकिल दिनों में आपके नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हीट वेव कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ गर्मी होने को हीट वेव ना कहें, क्योंकि उससे फिर लोग उस तरह से इसके लिए और अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, साइक्लोन की सूरत हाल है, अभी ओमान में हमने देखा, या साइक्लोन्स जो आ रहे हैं, या फिर इसके अलावा ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो समंदर की जो हवाएं, और जो कराची तो इसी सिलसिले में मशहूर है भाई। अभी भी खैर कितने भी बुरे हालात हो कराची में, मगरिब के बाद कम से कम हवा फिर भी चल रही होती है। तो ये हीट वेव में नहीं होता है। देखिए, आपको अगर याद हो जब हीट वेव आई थी 2 साल पहले, जब बहुत ज्यादा अमवात हुई थी, तो हवा नहीं थी, लो प्रेशर समंदर के ऊपर था, तो समंदर से हवा शहर की तरफ नहीं आ रही थी, वो हीट वेव थी। या अभी 1 या 2 रोज जो टेम्परेचर भी हाई था और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं थी और हवा में भी नहीं थी, तो हम हर दिन को अलग अलग लें और उसके हवाले से हम उसके ऊपर हीट वेव का लेबल चस्पा करें, तो तब हम उससे एक्चुअली डील कर सकेंगे। और जैसा वकार ने कहा, इसके बहुत से तरीके हैं। आपने रमज़ान का जिक्र किया, अभी अगले 2 साल शायद रमजान गर्मियों में आए, फिर और जाहिर है 10 दिन कम होंगे, लेकिन ये हीट वेव तो आएगी, तो इसका रमजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये कि हम जब लोगों से ये कहते हैं कि आपने शेड में रहना है, आपने पूछा था हुकूमत क्या करती है, तो वहाँ हुकूमत का इन्होंने बड़ी अच्छा किया कि कमिश्नर ऑफिस का नाम लिया। ये कमिश्नर ऑफिस की तरफ से पिछले साल जो है पूरी कंसल्टेशन हुई थी और ये हीट वेव मैनेजमेंट प्लान बना था। ये मैं आपके पास छोड़ के जाऊंगी। उन्होंने बाकायदा लीड पाकिस्तान एक इदारा है, उसको ये काम दिया था। उन्होंने पूरा मैनेजमेंट प्लान जो कि उन्होंने अहमदाबाद के लिए, हिंदुस्तान में जहाँ इतनी अमवात हुई थी, उसके लिए पहले बनाया था, उसके बाद कराची के लिए। वो तमाम चीज़ें भी अगर इम्प्लीमेंट कर ली जाएं, जिसमें आपने सारे स्टेक होल्डर्स को लेना है, हुकूमती इदारे जिन्होंने 3 खास इदारों का नाम वकार ने लिया, आपका मेट डिपार्टमेंट है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर आपकी रेड क्रिसेंट सोसाइटीज हैं, आपकी मुख्तलिफ। ये जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जो गर्मी से बेनता तंग हैं और उस पर फिर लोड शेडिंग का भी एक अजाब मौजूद है, तो उनको जरा फरमाएं ना, उनको कुछ तसल्ली दें, उनको बताएं क्या करें भाई। रमजान है, रोजा रख रहे हैं, वही बात, आप रमजान है नहीं, अभी तो सूरत हाल अभी तो जो है, तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ रमजान की वजह से गर्मी से नहीं वो मुतासिर हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि रोजा रखने की एज से गुजर चुके हुए हैं, उनको रोजा माफ है, लेकिन उनके ऊपर हीट ज्यादा असर करती है। मेरा मुराद जो मुअम्मर अफराद हैं, फिर जो कमजोर हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, और
अगर आप फैसल ईदी साहब का वो देखिए, जो पहले दिन के उन्होंने अमवात में तनासुब बताया था, उसमें खवातीन का बहुत तनासुब था। क्यों और किन इलाकों से? वो कुरंगी, औरंगी, बल्दिया, जो आपके वहाँ छोटे छोटे घर हैं, उनमें वेंटिलेशन नहीं है, तो हमारी लोड शेडिंग हो या ना हो, उन घरों में हवा का गुजर नहीं होता है। खवातीन का अक्सर हिस्सा खास तौर पे रमजान में कहाँ गुजरता है? किचन में। क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने अपने लिए वो भी उन फराइज में शामिल कर लिया हुआ है कि पकोड़े समोसे के बगैर रोजा नहीं खुलता। ठीक है। इतनी ज्यादा जब शदीद गर्मी हो तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप बाजार से फल ले लें, आप दही का इस्तेमाल करें, जो आप कह रहे हैं ना, क्या करें? देयर आर ऑलवेज वेज। वो खवातीन भी तो उसी तरह गर्मी का शिकार होती हैं। और दूसरी बात ये कि जो बुर्खे जो ब्लैक कलर के पहन रहे हैं, ब्लैक कलर मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे कल्चर में कहाँ से आया है। आपने बुर्का पहना है, जरूर पहनी है, आप सफेद भी पहन सकते हैं, आपका मकसद जिस्म को ढांपना है, सूरज की छुआओं को अब्जॉर्ब करना कहीं इसका हिस्सा नहीं है। तो आप उसमें कलर अरब कंट्रीज में जब जाते हैं, अरब कंट्रीज में कहीं भी आप चले हैं तो सख्त गर्मी होती है, लेकिन उसी हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल भी रखा हुआ है। वो दिन में नहीं निकलते बाहर, दिन में नहीं निकलते, और निकले तो फिर आप ट्रांसपोर्ट देखें, फुल एयर कंडीशन, हर चीज एयर कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी तरह भी हीट वेव या हाई टेम्परेचर जो है, तो उसके लिए जो है वो या तो गवर्नमेंट फिर जो है वो मुस्तकिल तौर पे इस तरह की फैसिलिटी हो। अब यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल के ऊपर है मेजोरिटी, या बसों की छतों पे लोग सफर कर रहे हैं, तो किस तरह से वो बस? तो वहाँ पे ये जो हीट वेव मैनेजमेंट प्लान जब बना था, जो इसमें डिसीजंस हुए थे, जो इसकी रिकमेंडेशन थी, वो ये थी कि दिन में 11 से 4 बजे तक आप ना बाहर ऐसे काम ना करें। ना हमारे स्कूल बंद हुए, ना कॉलेजेस बंद हुए, ना यूनिवर्सिटीज बंद हुई, बल्कि इम्तिहानात हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया ही पे वो लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है जो कि एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को सरजनिश की है, जब उन्होंने कहा था कि आप हमें छुट्टी दे दें, इतनी शदीद ये गर्मी है इसमें। तो जब हमारे यहाँ ये एटीट्यूड हो, आपको लोगों का ख्याल ही क्या कहना चाहेंगे आवाम से खासतौर पे? हाँ, वैसे तो हमसे और आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, आम आवाम हीट वेव से तो आफिया साहबा ने तकरीबन चीज़ें बताई हैं कि मसलन 11 से 4 बजे ना आए, और ओल्ड एज और यंग बच्चे वो उस हीट के टेम्परेचर के दौरान बाहर ना निकलें। मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खुद हम एक आदत बना लें। मसलन हम कहीं पे रह रहे हैं तो कोई घर छोटा सा भी बनाया, उसको एयरी करना, कुछ वो उसका बंदा, उसकी जगह पे हर एक का गवर्नमेंट का बंदा नहीं आएगा। अगर कहीं आप कोई कचरा निकालते हैं तो खुद ही घर के बाहर, वो म्यूनसिपल का नहीं होता बंदा, आप भले चेक कर लें, वो खुद आग लगा देता है इतनी गर्मी के बावजूद। तो ये चीज़ें खुद अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है। और अवेयरनेस गवर्नमेंट तो वैसे मीडिया पे आप भी देख रहे होते हैं कि हीट वेव को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए ये हीट वेव पे फोकस करते चल रही है। मगर खुद आप लोगों का, क्योंकि हम आप लोगों की मदद इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रोल प्ले किया है वो शायद प्रिंट या दूसरी मीडिया नहीं कर पाती, क्योंकि ये आप भले झोपड़ी में चले जाएं उधर भी नजर आता है। तो इस पे सहल आसान ज़बान में उनको समझाने की सख्त ज़रूरत है, और उस पे उनके लोकल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको अवेयरनेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म काम करने की ज़रूरत है, और ये चैलेंज ठीक है गर्मियों में हीट वेव का है, लेकिन सर्दियों में भी ये चैलेंज मौजूद है, पूरे साल ये चैलेंज मौजूद है। इस पर जो हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 18वीं तरमीम के बाद एनवायरमेंटल जैसे प्रोटेक्शन एजेंसी, आप सूबाई सतह पे काम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्रीज है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि अपोजिशन लीडर इन सेनेट, वो उन्होंने इस पर तवज्जो दी है क्लाइमेट चेंज के मामले के ऊपर, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और ये इमरजेंसी नाफिज करके इस पर फोकस करना होगा गवर्नमेंट को सबसे पहले, और ये बल्कि मंशूर में भी आना चाहिए, ये सियासी पार्टियों के मंशूर में भी ये सब्जेक्ट जो है सामने होना चाहिए, और उसके बाद जो हुकूमती इदारे हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।